हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्भय और आज मैं आपको पॉलिटी का चौथा लेक्चर लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पिछले 3 दिनों से आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ और जहाँ से मैंने शुरू किया था एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने यह बताया था कि संविधान नियमों एवं उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो हमें यह क्या बताता है, यह बताता है कि देश में शासन प्रशासन कौन चलाएगा और किस प्रकार चलाया जाएगा। ये सब चीज़ मैंने आपको बताया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च पद किसको दिया गया है, तो भारत के संविधान को दिया गया। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च पद। अच्छा, मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी, तो 8। कितने भाग थे, तो 22। और कितने अनुच्छेद थे, तो 395। वहीं वर्तमान में अगर संविधान में 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। यह सब मैंने कुछ आप लोगों को बताया था, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी थी। और फिर मैंने प्रस्तावना को शुरू किया था और प्रस्तावना में मैंने आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वितीय बैठक के दौरान इसको स्वीकारा गया। और फिर बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन किन देशों से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और रूस। फिर मैंने बताया था कि 1 बंधुत्व, 2 समानता और 5 स्वतंत्रता की चर्चा फ्रांसीसी क्रांति में की गई है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा रूस से ली गई है। और फिर बताया था कि बेड़ूवाड़ीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और फिर से 1967 में गोलकनाथवाद ने 1967 के गोलकनाथवाद में प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बताया था और कहा कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय तथा शाश्वत है। यह मैंने आपको बताया था। फिर प्रस्तावना को संविधान का अंग कब माना गया, तो केशवानंद भारतीवाद 1973 और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता का चर्चा है। और मूल संविधान के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। वहीं वर्तमान के संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है, तो मैंने आपको बताया था SSPLG, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। और मैंने आपको फिर प्रस्तावना बताया था। आज मैंने जो प्रस्तावना आप लोग को दिखाया था, जो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ वर्ड हैं, जैसे कि संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो मैंने आज लाया हूँ गणराज्य क्या होता है, गणराज्य किसको बोलते हैं, किस देश को गणराज्य बोल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पे, वैसे देश या वैसे राष्ट्र जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, वैसे देश या वैसे राष्ट्र जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, उस देश को गणराज्य कहते हैं। जैसे भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ चुनाव होता है, यहाँ निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति है यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष। वही इसमें लिखा हुआ है, जैसे भारत एक गणराज्य है क्योंकि
यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला जो है आप लोग को जानना है राज्य क्या है। राज्य जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को जाहिर सी बात है हम लोग के मन में आता है जैसे कि बिहार राज्य हो गया, झारखंड राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, बहुत सारे राज्य हैं। अगर हम कहें कि भारत भी एक राज्य है, राज्य होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी के विषय में बहुत ही छोटा सा लाइन है, आप लोग को तुरंत समझ आ जाएगा। वैसी कोई संस्था जिसमें यह 4 तत्व मौजूद हों, जैसे कि क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल है, हाँ बिल्कुल है, 94,000 कुछ। और जनसंख्या है, बिल्कुल है, तीसरा नंबर पर आता है बिहार जनसंख्या के मामले में। बिहार में सरकार है, बिहार में सरकार जो कि नीतीश सरकार है, बिहार सरकार है, वह अपने कार्य को खुद कर सकता है क्योंकि वहाँ पे सरकार स्थापित है। और संप्रभुता है, मतलब संप्रभुता कहने का मतलब है कि वह अपना राज्य के विषय में कानून का निर्माण बिना किसी हस्तक्षेप के वह अगर कानून लागू करता है तो वैसे देश या वैसे राष्ट्र संप्रभुत्व संपन्न कहलाते हैं। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया संप्रभुता, मतलब कि कानून निर्माण में किसी दूसरे राज्य की हस्तक्षेप नहीं होगी, इसलिए वहाँ संप्रभुता है। जैसे भारत एक राज्य है क्योंकि इसमें चारों तत्व मौजूद हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि भारत में यह 4 तत्व मौजूद है, क्षेत्रफल भी मौजूद है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, मोदी सरकार और संप्रभुता, संप्रभुत्व संपन्न है ये। मतलब संप्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब यह अपना निर्णय खुद ले सकता है, ठीक है। अब हमारा आता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द किस भाषा के? डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ लोग और क्रेसिया का अर्थ शासन होता है, अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ लोगों का शासन होता है। वैसी शासन प्रणाली जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता हो, लोकतंत्र कहलाता है। वैसी शासन प्रणाली जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत, जैसे कि हमारे यहाँ चुनाव होता है तो उसमें शक्ति का अंतिम स्रोत कौन होगा? आम जनता होगा, क्योंकि आप लोग वोटिंग करते हैं तभी वो जा कर के राजा किसी पद पे बैठते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। तो वैसी शासन प्रणाली जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता हो, लोकतंत्र कहलाता है। उसी में अगला पॉइंट लिखिएगा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। यह किसके द्वारा बोला गया था? अब्राहम लिंकन के अनुसार। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन प्रणाली है,
यह किसने कहा था? तब इसमें आप टिक लगाएंगे। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। आगे, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो पहला आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसी शासन प्रणाली जिसमें कानून निर्माण और शासन प्रशासन में आम जनता का प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। सामान्यतः यह कम आबादी वाले देशों में इस प्रकार की लोकतंत्र देखने को मिलता है। कम आबादी वाले देश में, जैसे कि आम जनता वहाँ सरकार गिरा सकती है, सरकार बना सकती है प्रत्यक्ष रूप से, जब चाहे तब। इसकी प्रमुख विशेषताएं वापस बुलाना, प्रत्यावर्तन इत्यादि है। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्योंकि वहाँ की आबादी बहुत ही कम है। तो इसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तो आपको लिखना है स्विट्ज़रलैंड। अब आता है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। वैसी शासन प्रणाली जिसमें कानून निर्माण में आम जनता नहीं बल्कि आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की भागीदारी हो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारत, कनाडा, अमेरिका इत्यादि। आम जनता नहीं, आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, भारत में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। और विश्व के अधिकतर देशों में भी ऐसा होता है। लोकतंत्र अप्रत्यक्ष ही होते हैं, जैसे कि भारत, अमेरिका, कनाडा इत्यादि। इससे आगे हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। और अंतिम में बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।